Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the remote sensing. रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग एक ऐसी साइंस है जिसमें हम कोई भी इमेज हासिल करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और उससे कुछ अखज़ करते हैं। यानी अगर सादा लफ्ज़ों में हम कहें तो रिमोट सेंसिंग जिससे हम चीज़ों को एक ऐसी आर्टिफिशियल आई है जिससे हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। और जैसा कि रिमोट सेंसिंग से क्लियर है कि हम रिमोटली चीज़ों को सेंस करते हैं। अगर इन दो लफ्ज़ों को हम कंबाइन हैं जो इनको अलग करके पढ़ें, रिमोटली सेंस यानी ऑब्जेक्ट जो है वो विद फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, जो हमारा सेंसर होता है उसके साथ। मोस्टली जो हम इस कोर्स में डिस्कस करते हैं वो है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट से दिया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन का डाटा फॉर the application in water resources management, civil engineering and other uses. Earth observation from space के जो फर्स्ट 50 years हैं उनमें उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई उसके हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग पे आ जाएं तो हम जो एरियल फोटोग्राफी थी ओरिजिनल रिमोट सेंसिंग में जो विजिबल स्पेक्ट्रम में स्टार्ट हुई थी वो 1909 में स्टार्ट हुई। जो पहला सर्वे किया गया था एरियल फोटोग्राफी वाला वो 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद किया गया। इसी तरह फोटोग्रामेट्रिक इंजीनियरिंग का जो एक ऑफिशियल मंथली पब्लिकेशन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फोटोग्रामेट्री ने स्टार्ट की वो 1934 में स्टार्ट की। कलर इंफ्रारेड फोटोग्राफी जो स्टार्ट हुई वो 1931 में स्टार्ट हुई और इसका जो इस्तेमाल है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट में भी स्टार्ट हो गया। जो रेडार की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई वो 1930 से 1940 में हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान जो है नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम जो इंफ्रारेड और रेडार पर मुश्तमिल था यूज़ किया गया एज अ टूल ऑफ रिमोट सेंसिंग। आफ्टर दी फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट जो कि इंसानों ने सैटेलाइट पहला बनाया, स्पुतनिक 1 जो था वो लॉन्च किया गया 4 अक्टूबर 1957 को बाय द सोवियत यूनियन। रिमोट सेंसिंग मूव टू आउटर स्पेस। अभी एक कोल्ड वॉर या जो स्पेस रेस थी स्टार्ट हो गई थी। ये फर्स्ट स्टेप जो था रशिया की साइड से लिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सप्लोर 6 ट्रांसमिटेड द फर्स्ट स्पेस फोटोग्राफ ऑफ अर्थ इन अगस्त 1959। जो फर्स्ट सिस्टमैटिक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था यूनाइटेड स्टेट की तरफ से टाइरोस 1 वो 1960 में किया गया। फिर उसके बाद लैंडसैट्स की सीरीज जो है ना स्टार्ट हुई जो कि आज तक एक वैलिड एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट और उन पर्पज में यूज़ हो रहा है, अदर रिसोर्स में भी। इनिशियली इसका जो नाम था वो अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट ERTS जो लॉन्च किया गया था ये 1972 में लॉन्च किया गया था। हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग के जो इनिशिएट किया गया वो 1980 में इनिशिएट किया गया और इसका वाइडली जो यूज़ था इट वाज इन मिनरल, ऑयल एंड अदर एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए था। Since then, a large number and advanced type of remote sensing system have been developed and used, and this is continued under NASA, and each and every country is contributing through their own system. फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि लॉन्च किया गया टाइरोस 1 640 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर लॉन्च किया गया अप्रैल 1 1960 को। सक्सेसफुल वेदर सैटेलाइट जो कि सीरीज ऑफ टेलीविजन इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था वो लॉन्च किया गया। इसको जो डिज़ाइन किया गया था टेस्ट करना था टेक्निक फॉर टेकिंग टेलीविजन फुटेज ऑफ वेदर और वो सर्कुलर जो रेडियस यूज़ किया गया था वो 700 टू 753 किलोमीटर में यूज़ किया गया। ये ऑपरेशनल रहा था 78 डेज के लिए और ये जो उसका कैलकुलेटेड पीरियड था उससे 15 डेज जो है ना लास्ट प्लान डे में ये वर्किंग में रहा था। ये ज़्यादा सक्सेसफुल था वैगनॉर 2 की निस्बत जो कि सैटेलाइट था यूज़फुल था सर्वेइंग पर्पस के लिए और जिसने ऑलमोस्ट 22,952 जो है ना इमेजेस सेंड बैक की थी।
1972 में लैंडसैट 1 रिटर्न बीम वीडिकॉन RBV जो लॉन्च किया गया विद MSS सिस्टम मल्टीपल स्पेक्ट्रल स्कैनर के थ्रू। अब तो लैंडसैट जो है इनहांस थीमेटिक मैपर तक ETM के साथ जो है ना वर्किंग में है। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ के लिए RGB इमेजेस ऑफ एग्रीकल्चर एरियाज की कलेक्ट की जाती थी। क्लासिफिकेशन विद जस्ट 4 बैंड थी। लो रेडियोमेट्रिक सेंसिटिविटी थी, नॉइजेस थी, 80 मीटर पिक्सल्स था, हाई कोरिलेशन था इसका स्पेक्ट्रल बैंड्स के साथ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि डिटेल लैंडस्केप की जो है ना इमेज अवेलेबल हो गई थी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट पर्पस के लिए। 1978 में हीट कैपेसिटी मैपिंग मिशन HCMM स्टार्ट हुआ, जिसकी जो रेंजेस थी 500 मीटर विजिबल चैनल था, यानी 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर उसकी रेंज थी। 600 मीटर नैडिर थर्मल इंफ्रारेड चैनल था 10.5 to 12.5 माइक्रोमीटर। नैडिर एक्चुअली एक पॉइंट है जिसको सब सेटेलाइट पॉइंट भी कहते हैं। इमेज का जो भी एक्विजिशन का सेटेलाइट का वो सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे इमेजेस जो है ना वो कैप्चर की जा रही होती है। डे एंड नाइट कवरेज जो थी एवरी 16 डे थी एट अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स इंटरवल के ऊपर। और आप क्लियरली जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज जो विजिबल के साथ ली गई है लेफ्ट साइड के ऊपर, और जो दूसरी है वो थर्मल इंफ्रारेड बैंड के साथ यूज के साथ ली गई है। और दोनों का डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कितनी क्लियर है उनके फीचर्स एज कंपेयर टू विजिबल इंफ्रारेड के साथ। 50 ईयर लेटर्स जब ये रेस स्टार्ट हुई, मोर देन 240 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो हैं वर्किंग में थे, और डे बाय डे जो है ना इनको यूज़ बढ़ता जा रहा है। क्विक बर्ड है, स्पॉट है, मॉडिस है, लैंडसैट है, लाइन ऑफ जो है ना सैटेलाइट यहाँ पे दी गई है। इनकी डिफरेंट स्पेशल टेम्परल रेजोल्यूशन है। लैंडसैट 7 भी जो है ना लॉन्च हो चुका था, लैंडसैट 8 भी लॉन्च हुआ, क्विक बर्ड भी आ गया। ट्रेंड एंड फ्यूचर ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो हम देख लेते हैं कि कैसे जा रहे हैं। अब हाई स्पेशल रेजोल्यूशन के जो सैटेलाइट हैं वो एक्नॉस लॉन्च हुआ 1999 में बाय स्पेस इमेजिंग में वालों ने। 4 मीटर स्पेक्ट्रल जो है ना 4 मीटर मल्टी स्पेक्ट्रल जो है ना इसकी रेजोल्यूशन है, और 1 मीटर है फॉर द पैनक्रोमेट्रिक बैंड के लिए। क्विक बर्ड जो है लॉन्च किया गया 2001 में बाय डिजिटल ग्लोब, और इसकी जो रेजोल्यूशन थी 2.4 मीटर मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड में और 61 सेंटीमीटर थी पैनक्रोमेट्रिक बैंड में। हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में जो थे सैटेलाइट फॉल कर रहे थे वो AVIRS है, जिसकी 10 नैनोमीटर टू 20 मीटर ऑलमोस्ट 224 बैंड्स जो है ना इसमें हैं इस सैटेलाइट में। इनकी दूसरा जो है प्राइम है लॉन्च किया गया 2000 में, इसकी भी 10 नैनोमीटर से 30 मीटर है और उसमें 220 बैंड यूज है। ये हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बेस्ड दो सैटेलाइट है। स्पेशल रेजोल्यूशन में जैसे एक्नॉस और क्विक बर्ड है सबसे आगे, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में AVIRS और हैप्रान है। हाई रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है -8 बिट और 8 बिट टू 12 बिट्स तक जो है ना इसकी रेजोल्यूशन है, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है। हाई टेम्परल रेजोल्यूशन में अगर आ जाएं तो उसमें टाइम के लिहाज से जो सबसे कम का जो है ना हाई रेजोल्यूशन है, जल्दी जो है ना इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, वो GOES गूज बर्ड है या GOES 15 to 30 मिनट्स है। नेक्स्ट रेड है 60 और 10 मिनट्स, जिसकी टेम्पर यानी हर 6 और 10 मिनट्स के दरमियान ये जो है ना कैप्चर करके दे देता है उसी एक पॉइंट की, जिस जो पॉइंट हम अभी डाटा में लेंगे फर्ज के रहीम यार खान की किसी जगह की 6 और 10 मिनट्स के अंदर इमेज प्रोवाइड कर देगा। ग्लोबल कवरेज, हाई रिपीटेबिलिटी और इम्प्रूव टेम्परल रेजोल्यूशन के लिहाज से जो सैटेलाइट फॉल कर रहे हैं उनमें AVHRR है 1100 मीटर मॉर्निंग और आफ्टरनून में ये कैप्चर करता है। मॉडिस है 250 to 1000 मीटर है स्पेशल रेजोल्यूशन, और मॉर्निंग और आफ्टरनून में जो है ना ये कैप्चर करता है।
नपोएस विल बी लॉन्च इन 2013। ये लॉन्च हो गया है। 370 टू 740 मीटर जो है ना 4 आवर इसकी रेजोल्यूशन है, जो कि टेम्परल रेजोल्यूशन है। आई थिंक कि आपने बैचलर लेवल के कोर्सेज में जो भी लोग हैं ये छोटी छोटी टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन और टेम्परल रेजोल्यूशन, ये क्या चीज़ें, ये दीज आर द बेसिक थिंग दैट वी स्टडीज इन द बैचलर या अंडर ग्रेड कोर्सेज। इन केस अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती तो मेरा एक और लेक्चर इन चीज़ों पे भी जो है ना अवेलेबल होगा। बट एज फोकस जो है हमारा MS का जो कोर्स है उसमें है, जो ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें ये चीज़ें ऑलरेडी जो है ना स्टूडेंट्स को पता होती हैं, फेमिलियर है स्टूडेंट। रियल टाइम और नियर रियल टाइम अवेलेबिलिटी बेस पे मॉडल्स अवेलेबल ऑनलाइन इन सेकेंड डे में अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट आउट अवेलेबल ऑनलाइन इन 6 मिनट्स में अवेलेबल हो जाता है। नपोएस अवेलेबल हो जाता है 15 मिनट्स में। कॉस्ट फ्री और अफोर्डेबल कौन कौन से? मोस्ट ऑफ द फेडरल कलेक्टेड इमेजेस आर फ्री अवेलेबल और लोअर कॉस्ट, व्हाइल कमर्शियल हाई रेजोल्यूशन इमेज आर अफोर्डेबल हो जाती है। इंटीग्रेटेड रिमोट सेंसिंग एंड GIS, इनकी जो इंटीग्रेशन है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन विद सपोर्ट ऑफ GIS है। सिंपल अगर मैं आपको रिमोट सेंसिंग और GIS का कम्बिनेशन बताऊँ, रिमोट सेंसिंग एक डाटा पूल है, यानी लेकिन सेटेलाइट है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा हमें दे रहे हैं। GIS एक टूल है जो कि हम उस सेटेलाइट डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। अदर सॉफ्टवेयर भी हैं बहुत सारे, लेकिन GIS मोस्ट डोमिनेंट है। ADOS है, ENVI है, अदर हैं सेटेलाइट डाटा प्रोसेसिंग के लिए। QGIS है जो कि फ्री अवेलेबल है। GIS के बाद जो है ना स्टार्ट हुआ है। एंड नाउ द ट्रेंड इज स्टार्टेड कि पीपल्स आर वर्किंग यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ R, MATLAB एंड पाइथन बेस्ड जो है ना कोडिंग है, जो कि GIS इन प्रोग्राम के बैक पे भी होती है, उनको यूज़ किया जा रहा है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। हाउ एंड व्हाई डिड इट हैपन? अर्थ ऑब्जर्वेशन साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए जो है ना इनको लाया गया। वेदर ऑब्जर्वेशन और फोरकास्ट के लिए ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम जो था डिज़ाइन किया गया और डेवलप किया गया कमर्शियल पर्पस के लिए, क्योंकि इससे हमें क्या था, डिज़ास्टर मॉनिटरिंग एंड कंसल्टेशन चाहिए थी, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थी, लेबर डाटा लेना जैसे काफ़ी टफ होता है उनके लिए जो है ना हमें क्या था, सेटेलाइट पे डिपेंडेंट होना पड़ा। अर्ली वार्निंग जो था इमरजेंसीज के ऊपर था। फ्लड फोरकास्टिंग आप देख लें कि अर्ली इमरजेंसी है। इंडस्ट्री इंक्लूड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, वैल्यू एडेड, ये सारी चीज़ें जो है ना की गई। इससे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कि कितना जो है ना रेनफॉल है, कितनी ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन है, कौन सी पैरामीटर है, कितनी इवेपोट्रांसपिरेशन है, कोई भी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कंपोनेंट था वो सैटेलाइट बेस जो है ना कैलकुलेशन की गई, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि हम हाई रेजोल्यूशन बेस पे लगा सकें। स्पेशली इंडस बेसन की अगर हम बात करें तो 96 जस्ट ऑब्जर्वेशन जो है ना उसके मेट्रोलॉजिकल स्टेशन हैं, तो उससे हाई रेजोल्यूशन डाटा हमें अवेलेबल हो रहा है किससे, सेटेलाइट से जो हम प्रोसेस कर रहे हैं। इसको हम अप्लाइड करते हैं बेसन स्केल वाटर बैलेंस के ऊपर। पेपर अवेलेबल हो जाएंगे डॉक्टर जहांजेब मसूद चीमा का इंडस बेसन के ऊपर। अदर रिसर्चर्स के भी बहुत से पेपर अवेलेबल हैं बेसन स्केल वाटर बैलेंस के ऊपर, ग्राउंड वाटर मैपिंग के ऊपर पेपर है। आई विल रिकमेंड टू यू कि वो स्टडी करें। इसी तरह डॉक्टर उस्मान खालिद आवान हैं, उनके पेपर आप देखें, कैनाल कमांड के ऊपर पॉलिसी पेपर, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। Water resources assessment, rainfall, moisture and evaporation. I think Dr. Chima worked on the whole Indus Basin. He estimated the rainfall using TRMM, soil moisture, and also he worked on the ETLOOK for the estimation of actual evapotranspiration. I will provide also the link of all these papers to studies कि हम इनको water resources पे कैसे कैसे apply कर सकते हैं। Weather and climate, droughts, floods, इरिगेशन प्लानिंग एंड स्केजुलिंग के लिए जब ऊपर के सारे कंपोनेंट इरिगेशन के हमें पता होंगे तो सो वी कैन मैनेज एंड वी विल मेक पॉलिसीज। मॉनिटरिंग अपस्ट्रीम वाटर विथड्रॉल, ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन मॉनिटरिंग, वाटर एलोकेशन, बेनिफिशियल एंड नॉन बेनिफिशियल वाटर यूज, यानी कितनी एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन है, कितनी जो है ना या कंजप्टिव वाटर यूज कितने और बाकी लॉसेस कितने हैं, वो सारी इससे मॉनिटरिंग हो जाती है जब हम वाटर बैलेंस अप्लाई करते हैं अनसैचुरेटेड जोन में। क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड फोरकास्ट,
हमारा पेपर है एक रीजनल फील्ड यील्ड एस्टिमेशन के ऊपर भी। उसके अलावा मेरा कैनाल वाटर डेफिसिट है satellite based with Dr. Chima and Dr. Aman. Optimize use of fertilizer, enhancing crop productivity. All these things can be managed जो है ना हम कर सकते हैं किससे, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के ऊपर। a lot of review literature is available दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, और पाकिस्तान में जो वर्क है जिन लोगों ने किया है उनका जो है ना मैंने आपको बाय नेम भी दे दिया, और वीडियो जो है उसके बिलो जो है ना उनके लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उन पेपर्स को स्टडी कर सकें। डेटा रिक्वायरमेंट एंड मिशन कंसेप्ट, वाई अर्थ ऑब्जर्वेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स क्या थी। प्राइमरी नीड में वेयर डू वी फाइंड द गोल्ड ऑयल जो है ना उन चीज़ों के एक्सप्लोरेशन के लिए था। सेकेंडरी की क्या था कि क्या हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं फॉर द सेविंग ऑफ द वाटर, या फ्लड फोरकास्टिंग, या कोई भी चीज़ के लिए हम क्या इससे कर सकते हैं। ग्लेशियर मेल्टिंग, स्नो कवर डायनामिक्स, प्रेसिपिटेशन, अदर थिंग जो है ना अदर पर्पज के लिए हम इनको बेनिफिशियल पर्पज में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट फॉर so in this any benefit from better forecast of agriculture production, how do cost compare with benefit, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। what do we need versus what we can observe, need agriculture production, अगर हमें देखना चाह रहे हैं कि इस साल गंदम की पैदावार कितनी होगी बिफोर हम जो हमारा सर्वे डिपार्टमेंट है उसको हम फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, सो वी विल गो एंड मैप द agriculture wheat yield and we will predict how much yield a province will produce or the overall in Pakistan how much yield will be uh, a wheat yield will be in this year available। तो ये किस बेस पे होता है, लाइट रिफ्लेक्टेड बाय लीव्स जो होती है उसमें उनकी बेस पे जो है ना हम मैपिंग करते हैं और हम इसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिशन कंसेप्ट एंड डिज़ाइन होगा, कोई भी हम करके प्रोजेक्ट जो है ना अपना वो करेंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन एट ESA इन 80s एंड 90s में, ERS-1 जो डेवलप और लॉन्च हुआ, ऑपरेशनल रहा 1991 से 2003 ईयर में। ERS-2 डेवलप और लॉन्च हुआ 1995 में, और ये भी 3 ईयर जो है ना इसका लाइफ टाइम था। इनविसैट कंसेप्ट जो प्रेजेंट हुआ कम्युनिटी में 1986 में, डीस्कोप्ड एंड डेवलप्ड हुआ है 90s में। AATSR एंड सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट जो है ना इसके ऊपर लगाई गई, और ये लॉन्च हुआ 2002 में। लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल सैटेलाइट एवर बिल्ट है ये। नासा मिशन टू प्लैनेट अर्थ, ESA लिविंग प्लैनेट प्रोग्राम। फैट बजट विजन था, वेरी लार्ज मल्टी स्पेक्ट्रल सर्विसेज प्लेटफॉर्म किए गए, अवेलेबल हुए। डेवलपिंग फॉर द अर्थ साइंस, सिमिलर जैसे स्पेस साइंस थी उसको जो है ना बेस रखी गई। यूरोप वालों ने ESPOIR वर्कशॉप एवेगनन में 1986 में स्ट्रेटेजी दी कि फर्दर आर्टिकुलेटेड एंडोर्स बाय द अर्थ ऑब्जर्वेशन कम्युनिटी की तरफ से। सीरियस बजट जो है ट्रबल आई USA को, तो ये थोड़ा सा उनका कोलैप्स कर गया, फिर ये एक्वाटेरा ऑन AURA में तब्दील हो गया, लेकिन यूरोप जो है वो स्टिल उसके ऊपर फिक्स रहा अपने ENVSAT के ऊपर। करंट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन USA की 33 × 10⁻9 US डॉलर, कितने ट्रिलियन डॉलर्स हैं तो इनकी कैलकुलेशन जो है ना दोबारा कर लेंगे। रिटर्न ऑन US इन्वेस्टमेंट गिवन ऑन EO बजट ऑफ 2 बिलियन, एनुअल रेट रिटर्न जो था 11:1 थी, कंपेरेबल टू कॉस्ट बेनिफिट ऑफ स्पेस टेलीकम्युनिकेशन। Improvements in data have potential benefits beyond present value. Future investment could lead to greater return potential globe using of Earth observation across economies. For a global economy of 63 billion, Earth observation could contribute 170 billion. From new mission concept to sustainable application में क्या था, space research and development थी, उससे स्पेस ऑपरेटर बढ़े, ग्राउंड ऑपरेटर बढ़े, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन उससे इजी हुई, वैल्यू एडर्स आए, तो सर्विसेज प्रोवाइडर आए, इन सारों चीज़ों की वजह से इंफॉर्मेशन की मार्केट डेवलप हुई और एक लूप जो है ना चल पड़ी जिस पे हम डिपेंडेंट हैं। डिस्कवर कैपेबिलिटीज एंड कम्प्लीमेंट्रीज ऑफ पास्ट करंट एंड फ्यूचर सिस्टम, कुछ स्टडीज़ के लिए आपको रिकमेंड करेंगे, ट्राई इट योरसेल्फ।
अगर आप विजुअलाइज योर प्रेफर्ड सैटेलाइट इन स्वार्म तो आप सैटेलाइट ट्रैकिंग का ये लिंक आपको दिया गया है। फाइंडिंग व्हाट यू प्रेफर्ड सैटेलाइट इज एक्चुअली डूइंग, तो उसके लिए एक हैंडबुक है जो कि उसका लिंक दे दिया है। लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसका लिंक दे दिया है। फाइंडिंग आउट व्हाट इज मेजरिंग एंड हाउ, इसका भी लिंक नीचे दे दिया है स्लाइड के ऊपर ही। हाउ मेनी सैटेलाइट फॉर द ऑब्जर्वेशन आउट देयर, कितने हैं, डिस्कवर व्हाट दे डू, कौन सा क्या कर रहा है, उनकी कुछ हैंड बुक्स हैं। ये सारे जो हैं आप के लिए एडिशनल मटेरियल है, आप स्टडी करें। कोई क्वेश्चन हो तो चैनल के एंड पे पुट करें। आई विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। अपने जो भी टाइम अवेलेबिलिटी कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी जो है ना उसको वो कर दूं। उसके अलावा कोई डिटेल वो हो तो चैनल के एंड पे ईमेल भी दी गई है, उस पर भी आप मुझसे डिटेल कोई मटेरियल मंगवाना चाह रहे हैं, आपसे ना डाउनलोड हो रहा हो या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन, सो आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच।